हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं सैंपल पेपर। सैंपल पेपर क्या है? ये एक बच्चे का प्री बोर्ड है, बट इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसको देखकर आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन तो आपने कराया नहीं, सर ये तो पीवाई क्यूज में था ही नहीं। और जब मैं उस क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा तब आप बोलोगे सर जी हाँ ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। तो बेसिकली मेन मोटिव यही है कि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस अलग अलग वे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि मैं हर एक चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ विद नोट्स। नोट जो है वो आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ये रही हमारी वेबसाइट। और सिर्फ इसमें नोट्स नहीं है, इसमें एमसीक्यू भी है और पीवाई क्यूज अभी नहीं है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो पीडीएफ थी उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, बट यहाँ पर अभी अपलोड नहीं कर रखा क्योंकि अपलोड करने में टाइम लगता है। और मैं अभी नहीं तो बाद में डाल दूंगा, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कोई साइन अप, कोई लॉगिन नहीं है, कोई नंबर वगैरह नहीं डालना। डायरेक्टली आप क्लिक करोगे, आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कल ही है ना, मेरे को कुछ बच्चों ने बताया कि सर आपके नोट्स जो हैं वो कोई टीचर जो है वो कॉपी करते हैं। ठीक है, आपके नोट्स हैंड रिटन होते हैं, वो उसको पीपीटी में डाल देते हैं। देखो, एक दो टॉपिक कॉपी करना अलग बात होती है, पर जब आप सारे नोट्स कॉपी कर लेते हो तो ये बहुत गलत है ना। मैंने बच्चों के लिए नोट्स नहीं बनाया, नहीं तो मैं भी चाहता तो प्राइस टैग लगा सकता था, है ना, पैसे ले सकता था। बट मैंने ये वेबसाइट सिर्फ बच्चों के लिए बनाई है ताकि बच्चे इसका यूज कर सके और नोट्स का फायदा उठा सके। बट आप समझ रहे हो ना कि आप जब कोई टीचर इसको कॉपी करता है तो बहुत गलत लगता है। बच्चों ने ये भी बताया कि सर उन्होंने आपका कोई बताया नहीं, आपका नाम नहीं लिया। ठीक है, या आपका कोई भी लोगो वगैरह नहीं लगा हुआ था। तो आप अगर नोट्स कॉपी कर रहे हो तो पूरे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अगर नोट्स यूज कर रहे हो तो आप बताओ भी तो कि मैं इसके नोट्स यूज कर रहा हूँ। तो ये बहुत गलत हो जाता है, ऐसे मत करो यार, ये समझ रहे हो ना। और अगर कोई बच्चा भी ऐसे देखता है कि कोई टीचर ऐसे कर रहा है तो उसे बोलो कि ऐसे मत करे। ठीक है जी, चलो। बाकी आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। देखो, मैंने यहाँ पर एक कंट्रीब्यूट अस का बटन भी लगा रखा है। ठीक है, देखो वैसे तो नोट्स फ्री है, बट इसकी सर्वर की कॉस्ट जैसे जैसे मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ बढ़ती जा रही है। और इसको मैनेज करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, देखो, आपके लिए तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आपके जो जूनियर्स है जब वो आपकी क्लास में आएंगे, 10th में आएंगे, तब शायद उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल सकती है। क्योंकि आप खुद सोचो, जब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है, जब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिल्कुल अति हो जाएगी, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा कॉस्ट, तो फिर मेरे को प्राइस टैग लगाना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखो अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक सपोर्ट मिलता है मेरे को पता चलता है कि हाँ बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मैटर करता है, अमाउंट कितनी छोटी हो उससे कोई मैटर नहीं करता। चलो जी, अब आ जाते हैं हम। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया कि मैं नोट्स अपलोड कर चुका हूँ, साथ में एमसीक्यू हर चैप्टर के और प्लस पीवाई क्यूज। एमसीक्यूज जो है वो फर्स्ट टर्म में आए थे, बट बेसिकली कुछ बच्चों के एग्जाम में, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई के तो नहीं, बट स्टेट बोर्ड के बच्चों के एग्जाम में आज भी एमसीक्यू आ रहे हैं। जैसे हरियाणा बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र, अलग 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 बोर्ड के बच्चे उनके एग्जाम में आ रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एमसीक्यू यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो हमारी यहाँ से वेबसाइट से। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ। 2010 से लेकर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, मैनुअली मैंने चेक किए हैं। उसके अंदर से पर्टिकुलर चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, जो भी क्वेश्चन थे जो एक चैप्टर में से आ रखे थे, उन सबकी अलग अलग वीडियो बना रखी है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट वीडियोस है वो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो करके जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन पेपर नहीं देखा जिसके अंदर कोई भी जो क्वेश्चन हो, ठीक है, वो बेसिकली क्या हो कि अलग हो। ठीक है, या उससे बाहर हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो में ही मिलेंगे। ठीक है, चलो जी, आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब जी अपने क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या बताऊं इसमें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो शहरों के अंदर जो था वो स्लो डाउन क्यों हो गया। देखो, पहले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था, है ना, स्कूल जाना छोड़ दिया था, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया था, लॉयर ने कोर्ट जाना छोड़ दिया था, है ना, बॉयकॉट किया गया था कपड़ों को, है ना, फॉरेन कपड़ों को। अब ग्रेजुअली स्लो डाउन क्यों हो गया? दो रीजन थे। पहली बात तो थी लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। अरे जी, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, टीचर पढ़ाने नहीं जाएंगे स्कूल के अंदर, कि उस टाइम है ना सारे के सारे फॉरेन टीचर, फॉरेन स्कूल हुआ करते थे, यानी ब्रिटिश स्कूल हुआ करते थे। और कोर्ट भी सारे के सारे ब्रिटिश के अंदर थे। तो सबसे बड़ी थी लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। इंडियन इंस्टीट्यूशन ही नहीं था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, है ना। और दूसरा रीजन था जी खादी, कपड़ों को बॉयकॉट कर दिया, है ना, फॉरेन कपड़ों को बॉयकॉट कर दिया। गांधी जी से पूछा गया जी क्या पहने, गांधी जी कहते खादी पहनो, खादी आती थी महंगी। दोबारा से लोगों ने शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों के कपड़े पे। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। आप बोलोगे सर आपने तो 2 ही पॉइंट बताए हैं। जी 2 ही पॉइंट है तो 2 ही पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, बट हाँ,
ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन तीन तीन नंबर का है तो 3 पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट होता है, बट जहां तक मेरे को लगता है इसकी मार्किंग गलत कर रखी है और सिर्फ दो तीन और भी गलतियां कर रखी है इस क्वेश्चन पेपर में। बट 2 पॉइंट लिखो, और तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो मैं आपको बता दूं। देखो 2 ही पॉइंट है वैसे तो, बट आप एक चीज और इंक्लूड कर सकते हो, आप नॉन कॉपरेशन की डेफिनेशन बता सकते हो, नॉन कॉपरेशन में क्या हुआ था, या आप ये बता सकते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब कॉल्ड ऑफ हुआ था। आपको पता है कि चौरी चौरा में इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो कॉल्ड ऑफ हो गया, तो ये वाली लाइन भी इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर वैसे दिखा दूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आंसर का, ये रहा पहला, ठीक है। वैसे मैं बता चुका हूँ, कोई दिक्कत आएगी नहीं, जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, क्वेश्चन की वीडियो में दे ही रखा है वो। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। बेसिकली एक ये वाला क्वेश्चन, और एक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर गो हैंड इन हैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। क्वेश्चन क्या है कि जहां जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है उस एरिया का अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, शहरीकरण होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर आपको कैसे करना है, तो देखो आपको पहली लाइन ही देखो उसमें से लिखनी है। इसमें पहली लाइन क्या लिखी हुई है कि आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट द अर्बनाइजेशन फॉलो। जहां जहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, अर्बनाइजेशन वहां पर होना शुरू हो जाता है। क्यों? देखो सबसे पहली बात ये है ना, पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना, इसमें से डायरेक्ट कॉपी मत करना। पॉइंट आपको क्या लिखना है कि बेसिकली जहां जहां पर इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो जाती है वहां वहां पर सिटी का एरिया बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से मार्केट वगैरह मैन्युफैक्चर गुड्स होता है, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाता है वहां पर, रोड वगैरह अच्छी हो जाती है, तो एक पहला रीजन है। दूसरा रीजन है जो हमारे एरिया होता है ना जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो जाती है, वहां पर बहुत सारे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी वगैरह मिलती है, और बहुत सारे लोग, ये मत लिखना मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं आप ये कॉपी कर लो, मैं जो बता रहा हूँ वो। दूसरा है कि बहुत सारी फैसिलिटी वगैरह मिलती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जो बैंकिंग वगैरह है या अलग अलग फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर आ जाते हैं, अपने शहरों के अंदर, उस एरिया के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है, तो वहां पर अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम होती है, और बहुत सारी एमएनसी भी उस एरिया में लगना शुरू हो जाती है। जिस भी एरिया में लगना शुरू हो जाती है वहां पर अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, ठीक है। पहला जो पॉइंट आप टूरिस्ट का लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं टूरिस्ट वगैरह आते हैं और बहुत सारे लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, है ना, और वहां पर अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छा हो जाता है, रोड वगैरह अच्छी हो जाती है। और तीसरा है कि बहुत सारी फैसिलिटी और बैंकिंग वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाता है, फैसिलिटी वगैरह बैंक वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं, जिससे उस एरिया का अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम एंड व्हाई इट इज नॉट कंसीडर एज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। डायरेक्ट आंसर है यार, पहले तो आपको वन पार्टी सिस्टम आपको बता देना है, ठीक है। आपको पता दिख ही रहा होगा, मैंने सीधा कि सीधा अपने नोट्स का वो डाल रखा, और वैसे पीवाईक्यूज में भी इंक्लूड कर रखा था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। अच्छा, वन पार्टी सिस्टम को हम ये देखो पहली बात तो क्वेश्चन में ही लिखी हुई है एग्जाम्पल, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, वो वन पार्टी सिस्टम है, और इसको गुड ऑप्शन नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वेयर पीपल हैव ऑप्शन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। बट अगर हम वन पार्टी सिस्टम की बात करें तो वहां पर तो वन पार्टी होती है, लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं होती, तो इसलिए हम उसको डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं मान सकते, ठीक है। चलो, अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ोगे ना तो शायद आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, मैक्सिमम बच्चों को नहीं होनी चाहिए, और मेरे को लगता भी नहीं कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ज्यादातर बच्चे बहुत आराम से कर लेंगे। बट क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज अलायंस, अलायंस का क्या मतलब होता है, एंड एग्जाम्पल देना है अलायंस का, और राइट द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ अलायंस। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि अलायंस का मतलब क्या होता है। अलायंस का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी अब साथ में मिलकर गवर्नमेंट रन करती है, उसको अलायंस कहते हैं। ये किस सिस्टम में होता है जी? ये किस सिस्टम में होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम में होता है ना। तो बेसिकली आपसे मल्टी पार्टी सिस्टम के मेरिट और डीमेरिट पूछे हैं, है ना, बड़ा सिंपल है ना। देखो जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा उसको बड़ी कंफ्यूजन आएगी, सर अलायंस था यार, अब इसके फायदे और नुकसान सोच के लिखना पड़ेगा उसको। पर जब उसे पता है, अगर किसी बच्चे को समझ आ गया सर ये वाला क्वेश्चन तो आपसे पूछा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम के मेरिट और डीमेरिट बताओ, जो हमने कर रखे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दो अलायंस बताना कौन से, एक तो एनडीए है ना, और एक यूपीए है। एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि एनडीए जो है वो किस पार्टी का अलायंस है, मेन पार्टी इसमें कौन सी है, और यूपीए में मेन पार्टी कौन सी है, ठीक है। अलायंस की डेफिनेशन पता ही है आपको, व्हेन टू और मोर पार्टी कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म गवर्नमेंट इज कॉल्ड अलायंस, ठीक है। और एग्जांपल एनडीए यूपीए, और मेरिट और डीमेरिट मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे बड़े सिंपल है, कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, ठीक है। ये देखो कहीं ना कहीं, हाँ ये देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है,
और कोई भी पार्टी पावर में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से पार्टी कभी गवर्नमेंट कभी कभार फॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। और आप एक पॉइंट इसमें और भी लिख सकते हो कि कोई भी मेजर डिसीजन, कभी भी बड़ा डिसीजन जो है लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है। और आप इसका फायदा बता सकते हो, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो है वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपिनियन वगैरह मिलते हैं। ठीक है। और कलेक्टिव वर्क हो पाता है। ठीक है। अच्छे से हर चीज पे जो है वो जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बहुत ही ज्यादा नेगोशिएशन के बाद लिया जाता है, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ डू बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस ऑफ मनी और दोज हु नीड मनी। सिंपल है यार, ये भी है, मैंने नोट से ही कॉपी करा है, ये नोट्स है ना, सीधा क्वेश्चन है यार, ये मैंने बता रखा है जब पीवाईक्यूज की वीडियो में, तो मैं क्यों लिखूं इसका अलग से आंसर जब मेरे को पता है कि मैंने पहले से करवा रखा है, तो मैंने सीधा कॉपी कर दिया। तो देखो इसमें पहले से एक लाइन लिखी हुई है कि बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस ऑफ मनी, या जो जिनके पास ज्यादा पैसे है और जिनके पास कम पैसे, दोनों के बीच में मीडिएट करता है। तो ये रहा जी आंसर, दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। बैंक जो है अपने पास कम थोड़ा जो भी, जैसे उसके पास 100 रुपए हैं, बैंक किसी ने 100 रुपए जमा कराया बैंक, तो बैंक कुछ पैसे अपने पास रखता है, बाकी को लोन दे देता है। लोन पे फिर जो इंटरेस्ट मिलता है वो बैंक की इनकम होती है। अब ये नहीं होती, बेसिकली बैंक है ना मीडिएट करता है, तो जो थोड़े पैसे उसको भी देता है, जिसने पैसे जमा कराए हैं उसको एज इंटरेस्ट देता है, बट जिसको लोन दे रहा है उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। अब अगर ये बात समझ नहीं हो तो पीवाईक्यूज की वीडियो में चले जाना, क्योंकि जिन बच्चों को मैं समझा चुका हूँ बहुत डिफिकल्टी होगी कि सर आप बार बार एक ही चीज बताते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, है ना। वैसे इजी क्वेश्चन है यार, वैसे तो आंसर पढ़ के ही आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Why do we need to expand the formal source of credit in the rural areas? Give 3 points। सिंपल क्वेश्चन है। जो इसमें ये बता रखा है, गांव के अंदर जो है वो हमारे बैंक्स वगैरह क्यों लगना होने चाहिए, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट यानी बैंक वगैरह। ठीक है। बैंक वगैरह को हमारे गांव वाले एरिया में क्यों एक्सपेंड करना चाहिए, 3 पॉइंट्स बता दो। तो पहला पॉइंट तो है इसमें कि सबसे पहली चीज तो ये है कि इनफॉर्मल सोर्स है ना, बेसिकली एक जो होती है इनफॉर्मल सोर्स की जो क्रेडिट वो होती है ना, टर्म्स एंड कंडीशन वो भी बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है, और कभी कभार है ना रिस्क बहुत होता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। ठीक है। और कभी भी कंडीशन चेंज कर सकता है साहूकार वगैरह, तो इससे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए गांव के अंदर बैंक लगाना जरूरी। दूसरी बात है कि जो साहूकार वगैरह वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो बैंक वगैरह कम इंटरेस्ट देंगे लेंगे, तो इसलिए बैंक को लगना चाहिए रूरल एरिया में। और तीसरा है कि फार्मर को डेट ट्रैप की कंडीशन में इससे बचाने के लिए, अब डेट ट्रैप की भी मेरे को बताना, डेट ट्रैप नीचे क्या होता है कमेंट बॉक्स में। तो डेट ट्रैप से बचाने के लिए भी क्या किया जाता है, कि क्या किया जाना चाहिए, बैंक को लगाना चाहिए रूरल एरियाज में। होगा ना 3 पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो पैराग्राफ वाले कभी भी क्वेश्चन आए ना तो पैराग्राफ मत, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश में पैराग्राफ को पढ़कर आंसर करना जरूरी होता है, ये सोशल है। आपको पता है सीन पैसेज ही आया, मैक्सिमम वो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि सीन पैसेज आपको आता है। ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर आप वैसे खुद ही पढ़ के बता सकते हो, आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं, सॉरी पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन करते हैं कि वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। पीपल्स ओन गवर्नमेंट क्या होता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, है ना। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, देखो इसमें क्या, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो लोगों द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट होती है। ट्रांसपेरेंट नहीं, अकाउंटेबल नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं। बी, ये इसमें डी लिख रखा है, इसको छोड़ दो, बच्चे की थोड़ी महंगी बातचीत है, उन्होंने आंसर गलत कर रखा है, तो इसका आंसर है बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई देयर इज ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ओवरवेलमिंग सपोर्ट क्यों होता है, क्यों, अब देखो क्या इसका बेसिकली पहली बात तो क्या इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इसका ओवरवेलमिंग सपोर्ट नहीं है। पहली बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती भी नहीं है डेमोक्रेसी में ज्यादा, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिकली थोड़ी सी ज्यादा बेटर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। क्वालिटी डिसीजन होता है, ठीक है, क्वालिटी डिसीजन होता है, बट ओवरवेलमिंग सपोर्ट का बेसिकली आप ये देखोगे ना, अब ये पैराग्राफ पे आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी हमको थोड़ी बहुत, है ना, सर क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर, तो पैराग्राफ पढ़ो। बेसिकली पैराग्राफ में पहली लाइन लिखी है पीपल्स ओन गवर्नमेंट, सर ये वाला पैराग्राफ तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट का है। ठीक है। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट में क्वालिटी डिसीजन नहीं, लेजिटिमेसी वाला पॉइंट जो है वो ज्यादा हमें देखने के लिए मिलेगा, तो इसका आंसर ए है। ठीक है। वैसे ओवरवेलमिंग सपोर्ट इसलिए है क्योंकि लोगों की गवर्नमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज डेमोक्रेसी एबल टू जनरेट इट्स ओन ओन सपोर्ट। ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर देखना कि इट इज पॉपुलर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पॉपुलर है तो सपोर्ट क्या मतलब है, मतलब ये पॉइंट बना नहीं, देखो डेमोक्रेसी जो है वो लोग, इसका मतलब है कि व्हाई इज डेमोक्रेसी एबल टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट। डेमोक्रेसी आपका अपना खुद का सपोर्ट क्यों कर लेती है, क्योंकि इसका ओवर पॉपुलर सपोर्ट है, या इकोनॉमिक इकोनॉमिक इक्वालिटी तो नहीं है जी, ये फॉर श्योर सही है। इट इज एफिशिएंट,
ठीक है, ये एफिशिएंट है, ऐसी बात नहीं है, एफिशिएंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट इसका जनरेट्स इट्स ओन सपोर्ट, ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इट्स पॉपुलर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वैसे आप अगर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखो तो ये वाला पॉइंट सही है। ठीक है, बट आप सुनना, मेरी बात सुनना, मैं क्या समझा रहा हूँ वो देखो। व्हाई इज डेमोक्रेसी एबल टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट? डेमोक्रेसी अपना खुद का सपोर्ट कैसे जनरेट कर पाती है? इट इज पॉपुलर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पॉपुलर का ओके, कोई चीज पॉपुलर है इसका मतलब कि उसको खुद का सपोर्ट वगैरह जो है वो खुद जनरेट कर पा रही है। पॉपुलर क्यों है, यही तो पूछा आपसे कि क्यों अपना वो ओन सपोर्ट जनरेट कर पा रही है। तो देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका मोस्ट जो सही आंसर होना चाहिए ना, वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे आर्ग्यू करेंगे सर इसका ए भी हो सकता है, बट ध्यान से क्वेश्चन सुनो, ध्यान से क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी खुद का सपोर्ट कैसे जनरेट कर पाती है? इतने सारे लोग डेमोक्रेसी को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्यों सपोर्ट करते हैं ये आपको बताना है, तो ये वाला आंसर कैसे हो सकता है इसका? तो मोस्ट जो सही आंसर है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिव। ठीक है, या इसको एफिशिएंट में भी डाल सकते हो, बट इसका ये फर्स्ट पॉइंट तो नहीं होने वाला। ठीक है, चल, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्पाइट ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या है कि इट इज क्या कहते हैं, इनएफिशिएंट। नहीं, ये ड्रॉबैक तो नहीं है अच्छा, ड्रॉबैक इन, पहली बात तो इट डज नॉट एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, सही बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। नहीं, तो इसका मतलब एफिशिएंट नहीं होगा, इसका रिस्पॉन्सिव ही होगा। ठीक है, इट इज नॉट एबल टू रिजॉल्व क्लास डिफरेंसेस, ये भी ड्रॉबैक है, सही बात है, इतना जल्दी खत्म नहीं कर पाती क्लास डिफरेंसेस को, है ना। और इट इज इनएफिशिएंट, ये इनएफिशिएंट भी है। इनएफिशिएंट को याद है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में ना कोई भी डिसीजन लेने में टाइम लगता है, तो इसलिए इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट को आप टाइम की नजर से देखो, टाइम ज्यादा लगता है, तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट है। तो इसका आंसर जो होगा ऊपर वाले का रिस्पॉन्सिव ही होगा, और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होती, और नॉट एबल टू रिजॉल्व द क्लास डिफरेंसेस होते हैं इसमें, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाती कभी भी, और इनएफिशिएंट भी होती है टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, चलो जी, क्योंकि इसमें और क्या लिखा हुआ है, अ, क्योंकि ऊपर भी आप देखोगे इसके बारे में ऐसा एज सच कुछ बता नहीं रखा, तो बेसिकली यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आप अगर चेक करोगे तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है सिटीजन वोट टू कैंडिडेट। सिटीजन जो है कैंडिडेट को वोट देते हैं, सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, जो सिटीजन है वो अपने लोगों को चूज करते हैं, जो लॉ बनाते हैं, सारे ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई हैज एमएनसी स्टैब्लिश इट्स कॉल सेंटर इन इंडिया। कॉल सेंटर क्यों स्टैब्लिश करते हैं इंडिया में? क्योंकि यहाँ पर लार्ज कंज्यूमर है। अच्छा, कॉल सेंटर बोला है, कॉल सेंटर बोला है इसमें। इंडिया के अंदर कॉल सेंटर होने का क्या रिलेवेंस है, कस्टमर केयर क्यों है? बेसिकली इसका मेन मेन जो पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर है। देखो नहीं, मैं समझाता हूँ क्यों। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे भी कॉल सेंटर हैं जो इंडिया के प्रोडक्ट वगैरह को सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, वो अमेरिका के करते हैं। तो इसका मेन मोटिव, मेन आंसर जो है वो यही है, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंटेलिजेंट प्रोफेशनल्स। मेन चीज ये है, हमारे यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं वो ज्यादा हैं, तो इसलिए कॉल सेंटर वगैरह जो है वो ज्यादातर यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, द कंपनीज कस्टमर केयर लगते हैं, तो इसका मेन मोटिव यही है, मेन चीज यही है। क्योंकि देखो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर है, तो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर तो चाइना में भी है, लोग तो चाइना में भी है, लोग खरीदने वाले तो चाइना में भी है। तो इसका आंसर ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता तो ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, और फिर इन दोनों में से अगर चूज करना पड़े तो सी ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, कभी कभी आपको एलिमिनेशन मेथड भी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला पॉइंट, कि व्हाई हैव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। बेसिकली रॉ मटेरियल जो है चाइना में चीप होता है, इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाउ डू नेटिव्स इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन कंपनीज इन देयर कंट्रीज। तो क्या है, मतलब क्यों जो है वो एमएनसी वगैरह जो है, मतलब सॉरी, फॉरेन कंपनीज जो है, जो जब किसी कंट्री के अंदर अपना प्लांट वगैरह सेटअप करती है, तो उस कंपनी को क्या फायदा होता है? दो ही फायदे होते हैं। पहली बात तो वो टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं और कैपिटल लेकर आते हैं, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या कहते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह जनरेट, सॉरी, इंक्रीज दी अपॉर्चुनिटी इन दी कंट्रीज। ठीक है, एंड देखो बेसिकली आप देखोगे ना, इसमें ना
पॉइंट तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तीनों ही सही है। इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द लोकल कंपनीज का प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं। हाउ डू इंडस्ट्री बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री को कैसे फायदा होता है, तो ये लोकल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो इंडस्ट्री को फायदा थोड़ा ना हो रहा, वो तो पूरी कंट्री को होता है, हो रहा है। ये नॉर्मल लोगों को हो रहा है जिनको जॉब चाहिए। तो बेसिकली ये इंडस्ट्री का फायदा नहीं है, इंडस्ट्री के तो यही दो फायदे होते हैं, तो इसका मतलब ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा डी। बी डी में लिखा हुआ है ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई एमएनसी में ह्यूज प्रॉफिट। ह्यूज प्रॉफिट कैसे जो है वो बना पाती है एमएनसी। फ्लेक्सिबल लेबर लॉस, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, नो कंपटीशन फ्रॉम द लोकल कंपनीज, या लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और देखो, नो कंपटीशन फ्रॉम द लोकल कंपनीज। ह्यूज प्रॉफिट कैसे कमा पाती है, पैराग्राफ में देख लेते हैं, कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। बेसिकली देखो, मेन मोटिव ये चीज तो है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। फ्लेक्सिबल लेबर लॉ से ह्यूज प्रॉफिट, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर से ह्यूज प्रॉफिट, या लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या लो कंपटीशन फ्रॉम दी लोकल कंपनीज। एप्रोप्रिएट पॉइंट आप देखोगे ना, तो वो यही है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। सी एक अच्छा पॉइंट क्यों है। फ्लेक्सिबल लेबर लॉस का फायदा तो लोकल कंपनी को भी होता है, एमएनसी को भी होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर का भी फायदा एमएनसी को भी होता है, लोकल को भी होता है। लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का भी फायदा एमएनसी को, लोकल कंपनी को होता है। बट अगर आप कंपटीशन के मामले में देखो ना, तो लोकल कंपनी कंपनी से ज्यादा जो पावर होती है वो हमारी एमएनसी के पास होती है। क्यों? क्योंकि एमएनसी बड़ी होती है, पैसा होता है, लगा सकते हैं वो पैसा। इसका एग्जांपल आप चाइना की फोन इंडस्ट्री या इंडिया की फोन इंडस्ट्री को देख सकते हो, है ना। तो चाइना की फोन इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है। बाकी सारी चीजें तो है ही, फ्लेक्सिबल लेबर लॉ का फायदा वो भी उठा रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, लो ट्रांसपोर्टेशन का फायदा दोनों उठा रहे हैं। बट मेन चीज यही है कि कंपटीशन की बात आती है ना, तो हमारी लोकल कंपनी जो है वो थोड़ी पीछे रह जाती है चाइना से, और यहीं पर दिक्कत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, चाइना का अगर कोई 10,000 रुपये का फोन है और इंडिया सेम क्वालिटी के साथ 10,000 का फोन बनाए, तो कौन सा हम मतलब कौन सा फोन खरीदेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम इंडियन फोन खरीदेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि सेम फीचर है, सब कुछ सेम है। तो बट हम चाइना की फोन की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है। सस्ता क्यों हो रहा है? सस्ता वो इसलिए भी है क्योंकि चाइना जो है वो क्या करता है, वो क्वांटिटी में ज्यादा बिलीव करता है, वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बनाकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए लगा रहता है, और वो भी ये भी चाहता है कि लोकल कंपनीज बाहर रहे। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट एमएनसी प्रोवाइड टू द लोकल कंपनीज। टेक्नोलॉजी देती है, मार्केट नहीं देती, लेबर नहीं देती, लैंड नहीं देती, वो बेसिकली टेक्नोलॉजी देती है, यही मेन पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लांटेशन वर्कर जो है असम के, उन्होंने गांधी जी के आइडिया को, स्वराज को गलत समझ लिया था, आपको पता ही है ना। वो एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, असम के वर्कर को बोला जाता था आप बाहर नहीं निकल सकते अपने प्लांटेशन से। ठीक है, बट जब उनको पता चला स्वराज के बारे में, तो उन्होंने समझ लिया कि गांधी जी उनको अपने एरिया में लैंड देंगे, इसलिए वो घर की तरफ निकल गए। फिर उनको पकड़ा गया, है ना, फिर उनको मारा गया। तो ये पूरी स्टोरी आपको लिख देनी है, डायरेक्ट आंसर आपको पीवाईक्यूज की वीडियो में मिल जाएगा। इसका और वाला पार्ट है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। और इसमें ना बेसिकली मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग वाला टॉपिक है ये। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, पूरा आंसर ही आपको लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। बट पूरा मतलब वो बड़ा सब कुछ ही नहीं लिख देना, कुछ कुछ पॉइंट अपनी तरफ से जो अच्छे लगे, जैसे इमेज ऑफ भारत माता में, या आइकन्स और सिंबल्स में, इंटरप्रिटेशन री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में। तो ये सारी की सारी चीजें लिखनी है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन के मेन मीन क्या है, आपको पता है, रेडियो है, टेलीविजन है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, ये लिखा जी, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये लिखा। हाँ, जस्ट सेकेंड, नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। ठीक है, इसमें टूरिज्म एज लिखा हुआ है। चलो मैं ये दिखा देता हूँ, मैं पीवाई की उसी वीडियो में ही है ये, मैं आपको चेक करा देता हूँ। बेसिकली अगर आपको नहीं हो रहा तो ये देखो, ये मैंने लास्ट में खोली हुई थी, इसमें आप पीवाई की उसकी वीडियो है। हाँ, जस्ट से, अच्छा मैंने वो निकाल दी ना, तो इसके लिए फाइल मिलेगी नहीं, मैंने हार्ड ड्राइव में कर रखा था। बट डोंट वरी, इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है, बेसिकली मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, मैं इसका, चलो यार पहले आपको अ, मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। वैसे आपको पता है यार, मेन मीन्स ऑफ ट्रांस मास कम्युनिकेशन टीवी, टेलीविजन, रेडियो वगैरह है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, 95% लोग बेसिकली यूज करते हैं टेलीविजन वगैरह, है ना। और मतलब 95 नहीं करते, बट ज्यादातर जो बड़ा मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, एजुकेशन के काम आता है, इंफॉर्मेशन देने के काम आता है। ठीक है, और साथ में नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करता है।
है ना, और हमें करंट अफेयर से जोड़ के रखता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह बताता है। ये सारे पॉइंट लिखने हैं आपको, समझ रहे हो, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लिख लो, ये मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे ना, सब में ये क्वेश्चन तो मेरे को मिला ही मिला है कि टूरिज्म जो है उसको ट्रेड क्यों मानते हैं। ठीक है, ये रहा जी आंसर पूरा का पूरा। ये डायरेक्टली आपको पता है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, और बच्चे लास्ट टॉपिक लास्ट तक वीडियो में रुकते नहीं है और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म है ना, इंडिया के अंदर 3 डेकेड से है। ठीक है, और साथ में इसकी वजह से बहुत फॉरेन एक्सचेंज आया है, फॉरेन, क्योंकि जो अंग्रेज आते हैं इंडिया के अंदर, आएंगे रहेंगे खाएंगे पिएंगे, तो पैसे तो देकर जाएंगे ना। और 15 लाख से ज्यादा जो है वो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में, अभी कोरोना की वजह से थोड़ा कम हो गया था, बट अब दोबारा से धीरे धीरे रिस्टोर हो रहा है। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और कल्चर वगैरह, क्योंकि उनको इंडिया के हैंडीक्राफ्ट और हाथ से बनी चीजें ही पसंद आती है। आपने देखा होगा राजस्थान को थोड़ा फायदा इसी से होता है कि हाथ से बनी चीजें वगैरह होती है। और टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट कल्चर एंड हेरिटेज, इसका भी बहुत फायदा होता है। और लोग जो है वो हेरिटेज टूरिज्म के लिए आते हैं, इको टूरिज्म के लिए, एडवेंचर टूरिज्म के लिए, कल्चर टूरिज्म के लिए, मेडिकल मेडिकल और बिजनेस टूरिज्म के लिए। आपको पता है पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भी इंडिया के अंदर आते हैं, क्योंकि वहां पर जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत सारे लोग जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर अफोर्ड नहीं कर पाते ना मेडिकल फैसिलिटी, वो इंडिया के अंदर आके इलाज कराते हैं। और हम सबको एंट्री देते हैं। ठीक है, जो भी बंदा लीगली आता है, obvious सी बात है, जो मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं उनको परेशानी होती है, तो आपका वेलकम है जी, बिल्कुल आप भारत के अंदर, बट लीगली आओ। समझ रहे हो, इलीगल मतलब जैसे कुछ लोग आते हैं फिर वो, समझ रहे हो ना क्या करते हैं फिर यहाँ इंडिया में आके। कोई हेट नहीं है, जैसे मैंने बोला कि अच्छे लोग आ सकते हैं, बाकी जो बुरे लोग हैं उनकी तो नो एंट्री है इंडिया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, पंजाब, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर लिखना से पंजाब लिखना, पंजाब स्टेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बी के प्लेस वेयर नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, 1920 में सितंबर में। आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड स्टेट है ये। ठीक है, चलो थोड़ा सा एग्जांपल दे चुका। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैप्स की भी अलग से वीडियो बनाई है, ये तो मैं पहले दिखाऊंगा आपको मैप्स की वीडियो। ठीक है, ये देखना मत भूलना मैप की वीडियो, ये वाली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये तो देखनी देखनी है आपको, मैप सारे क्लियर हो जाएंगे, और पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो कलपक्कम चलो मैं बता देता हूँ, तमिलनाडु के अंदर है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, मीनम्बक्कम नेशनल जो हमारा एयरपोर्ट था ये, और सलेम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सारी की सारे जो है हमारा कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है। और मारमा गांव, गांव से यानी गोवा बताया था, तो ये सी पोर्ट जो है हमारा गोवा के अंदर है। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आई हो, या आपको लग रहा हो कि सर बाकी क्वेश्चन यानी जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि अगर कोई और ऑप्शन हो, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है कि सर इसका आंसर ये हो सकता था। ठीक है, चलो जी, आई होप आपको क्लियर हो गई हो वीडियो। और बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, मैं डेली यहाँ पर लाइव आता हूँ, कुछ आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। 4-4 5-5 घंटे बेसिकली मैं खुद पढ़ता हूँ, बट अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। ठीक है, और ये मेरा गेमिंग चैनल है, 4 वीडियो अपलोड कर रखी है इस पे बस। ठीक है, बट कभी कभार मन कर जाता है तो हम खेल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ सकते हो। और साथ ही में ये हमारा मेन पॉइंट टेक का चैनल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है ये। बेसिकली इस पे मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, अलग अलग तरीके, जैसे मैंने वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट कैसे बनाई है आपको पता होना चाहिए, मैंने वेबसाइट यूट्यूब से देखकर बनाई है। ठीक है, और साथ में फोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो आप, ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई है। ठीक है, मैं यूट्यूब पे कैसे पढ़ाता हूँ सारी चीजें, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। ठीक है, बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सबका लिंक है ना, चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और PYQs MCQs चैप्टर नोट सबका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।